बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आप लोगों को पता होगा आजकल जैसे कोई कार खरीदते हैं तो उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं। कोई एसेट खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है ना। तो वो हायर परचेज एग्रीमेंट में होता है। वो कैसे अकाउंटिंग होगी, जो परचेजर है वो कैसे अकाउंटिंग करेगा, जो वेंडर है वो कैसे करेगा, ये सब हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो सबसे पहले हायर परचेज होता क्या है। हायर परचेज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम स्पेशल सिस्टम है जहाँ पर हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं। तो जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, क्रेडिट परचेजेस, और जो बेच रहा है उसके लिए क्या है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अंडर दिस सिस्टम में रिटर्न एग्रीमेंट इज एंटर्ड। हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे और वो भी रिटर्न एग्रीमेंट, और वो बायर और सेलर के बीच में होगा। बायर को इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे, हायर परचेजर, क्योंकि उसने हायर परचेज सिस्टम पर माल खरीदा है तो उसका नाम क्या है, हायर परचेजर। और जो सेलर है उसका नाम क्या है, हायर वेंडर। जिसने माल बेचा है उसका नाम क्या है, हायर वेंडर। फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सर्टेन गुड्स वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड टू द हायर परचेजर इमीडिएटली ऑन हिज साइनिंग द एग्रीमेंट। मतलब जिस समय एग्रीमेंट साइन होता है उसी समय माल चला जाता है। कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है कि जो हायर परचेजर है वो पेमेंट करेगा हायर परचेज प्राइस की, और पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट में, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। वो इंस्टॉलमेंट पहले से स्पेसिफाइड होगी कि कितनी इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट हर एक इंस्टॉलमेंट का क्या है, टाइम गैप क्या है, वो सब पहले से डिसाइडेड होगा। जो मेन फीचर है इस सिस्टम का वो ये है कि परचेजर डिलीवरी लेता है गुड्स की इमीडिएटली जैसे ही वो साइन करता है एग्रीमेंट, और राइट टू यूज गुड्स, मतलब जैसे ही वो साइन करेगा एग्रीमेंट वो सामान उसके पास आ जाएगा और साथ ही साथ वो उसको यूज करेगा। बट ही एक्वायर्स द टाइटल और ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी ओनली व्हेन ऑल द इंस्टॉलमेंट हैव बीन पेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि जब वो सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा तभी वो ओनर बनेगा। वो असेट यूज कर रहा है लेकिन वो ओनर नहीं है अभी तक। ओनर कब बनेगा, जब सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा। अभी सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी है ना, तो वो ओनर नहीं है, लेकिन एज ए लाइक ओनर वो सारी एसेट को यूज कर सकता है, अपने पोजेशन में ले सकता है। तो फर्क केवल ये है कि वो आगे किसी और को बेच नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा, थोड़ा सा पेमेंट करा और आगे किसी और को बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो। Thus, till the last installment is paid, the title in the goods still remain with the hire vendor. तो उसका लीगल ओनर कौन रहेगा, हायर वेंडर रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हायर परचेजर ने पेमेंट नहीं करी इंस्टॉलमेंट की तो हायर वेंडर अपना सामान वापस ले जा सकता है। जैसे आपने कार खरीदी और कार की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं तो कार खरीद वापस उठा के ले जाएगा हायर वेंडर। The effect of this arrangement is that in the event of default by the hire purchaser in the payment of any installment, the vendor can take back the goods into his possession. क्योंकि एक्चुअल लीगल ओनरशिप अभी भी वेंडर के पास है, इसी वजह से वो क्या कर सकता है, हायर वेंडर अपना सामान वापस उठाकर ले जा सकता है। The hire purchaser has a right to terminate the agreement at any time before the final installment is paid, but he loses his claim on the amount of installment already paid. सपोज जो हायर परचेजर है वो चाहता है कि यार नहीं, अब मुझे पेमेंट नहीं करना है और क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरा मूड नहीं है। मतलब एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज आपने कोई एसेट परचेज करी और उसकी 5 इंस्टॉलमेंट डिसाइड हो गई, 2 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दिया आपने, और अभी ये ड्यू भी नहीं हुई हैं, अभी फ्यूचर में ड्यू होंगी। आपने कहा कि मुझे नहीं पेमेंट करना है भैया, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई या मैं यूज़ जिग गया, मेरा मन नहीं कर रहा इसको इस्तेमाल करने का।
तो अब आप क्या कहेंगे कि वेंडर से कहेंगे हम पेमेंट नहीं कर रहे। वेंडर क्या करेगा, वेंडर ये सामान उठा कर ले जाएगा, लेकिन क्या ये जो 2 इंस्टॉलमेंट का जो आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, ये पेमेंट वापस मिलेगा आपको? वापस किस खुशी में मिलेगा भैया, आप तो यूज कर चुके हो उस चीज को। तो यहाँ लिखा है कि आपका जो क्लेम का अधिकार, जो आपने पेमेंट करा है उसका अधिकार नहीं है आपके पास कि आप कहें जी हमें वो पैसा वापस चाहिए। वो पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। In fact, till the last installment is paid, the installment paid by the hire purchaser to the vendor are treated as hire charge. अभी तक आप ओनर नहीं है तो एक तरीके से आप इस एसेट को किराए पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए अभी किराए पर है, तो आप किराया दे रहे हैं उसका। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देते आप इसके ओनर नहीं बनेंगे। This is why the system of payment is called as hire purchase system. Here it is the remember that after the return of goods by the hire purchaser, he will not be liable to pay installment falling due in future. जैसे आपने कहा जी 2 के बाद हम और पेमेंट नहीं करेंगे, तो बची हुई 3 इंस्टॉलमेंट जो अभी ड्यू ही नहीं हुई है इसका पेमेंट नहीं करेंगे आप। अब आपको कहोगे आप अपना सामान ले जाओ भैया, हम पेमेंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर पेमेंट नहीं करेगा बची हुई इंस्टॉलमेंट की, लेकिन सामान चला जाएगा, जो पैसा दिया उसे भूल जाना पड़ेगा उसको। इसके फायदे क्या है? फायदा क्या है परचेजर को? ए पर्सन और लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन परचेज कॉस्टली आर्टिकल्स। भैया एक आदमी 11 लाख रुपए की कार खरीदना चाहता है और उसके पास है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए में 11 लाख की कार कैसे आएगी? भैया लोन लेकर के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो और आ जाए। तो ये एक हमारे घर हमें खरीदना है 1 करोड़ रुपए का और जेब में है 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए, तो 1 करोड़ का घर कैसे खरीदोगे आप? ऐसे ही खरीदोगे भैया। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो भी हम खरीद सकते हैं। ड्यू टू प्रेशर ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ही इज बाउंड टू चेक हिज एक्स्ट्रा। देखिए ऐसा होता है, आपको पता है आपने कोई असेट खरीद ली और अब उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इंस्टॉलमेंट तो देनी है। कार खरीद ली तो इंस्टॉलमेंट तो देनी है, नहीं तो कार उठा कर ले जाएंगे। तो भैया इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो पैसा तो उतना ही है जो पहले कमा रहे थे। तो अब आप क्या करोगे, आप और इधर उधर के उटपटांग खर्चे कम करोगे, तो इकोनॉमिकली आप रहते हैं, आपकी जेब पहले कट जाती है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट के से सीधा निकल जाती है, तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो भैया अपने आप तमीज में रहोगे। ड्यू टू पेमेंट बीइंग मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स बिकम इजियर। हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ पेमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और if the vendor have given guarantee for free repair and maintenance, he can get his article easily repaired during guarantee period because the vendor has to realize from his payment. भैया जिस आदमी ने हमसे पैसा लेना है वो हमें नमस्ते करेगा कई बार। तो जैसे हायर वेंडर है, उसने हमें कार बेची, कार की अभी फ्री सर्विस होनी है, कार में कोई काम होना है, वो बड़े आराम से करेगा, क्योंकि अगर उसने हमारे साथ ढंग से बर्ताव नहीं करा तो हम भी उसकी पेमेंट लटका सकते हैं। क्या केवल परचेजर को फायदे हैं? नहीं, फायदे किसको हैं? परचेजर को हैं, तो वेंडर को भी फायदे हैं। क्या? ड्यू टू रिपोजिशन क्लोज इन द एग्रीमेंट, द हायर परचेजर यूजुअली मेक टाइमली पेमेंट एंड हेंस द वेंडर रिमेन फ्री फ्रॉम वरी ऑफ क्रेडिट कलेक्शन। हमने भैया गाड़ी उठा लेंगे, अगर वो पैसा नहीं देगा इसलिए हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे, पैसा हमारे पास आ जाएगा। घर बेचा है तो घर की चाबी हमें वापस मिल जाएगी, और जो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट है वो भी हमारी जेब में आ चुकी है। सेलर कैन इंक्रीज हिज सेल्स कंसिडरेबली। भैया पैसा एक साल देंगे तो कोई भी नहीं खरीद पा रहा है, बहुत महंगा सामान है, और अगर इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं तो बहुत सारे लोग खरीद पा रहे हैं, तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। Due to frequent visit of the purchaser, the vendor gets opportunity of enhancing his intimacy with them and he is able to sell them to other article. देखिए हमारी दुकान में बार बार आएगा पैसा देने, तो हम उसे और सामान भी बेच पाएंगे, इवन उनसे जानकारी बढ़ेगी तो उनके फ्रेंड्स रिलेटिव को भी सामान बेच पाएंगे। The vendor can get loan easily from the financial institution because of capacity। देखिए क्या होता है, कई बार कस्टमर सीधा
लोन के लिए ट्राई करे तो उसे लोन नहीं मिल पाएगा, उसकी क्रेडिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हमारी अच्छी है क्योंकि हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हमें बड़े आराम से लोन मिल जाएगा। कस्टमर को मिलेगा नहीं, तो कस्टमर हमसे उधार खरीद लेगा, तो वो खुशी खुशी खरीद लेगा, हम उसे थोड़ा महंगा सामान भी बेच सकते हैं। क्या डिफरेंस है हायर परचेज और क्रेडिट सेल के बीच में? देखिए, हायर परचेज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हायरिंग होती है एक तरीके से, कि हमने उसे किराए पर दिया और लास्ट में परचेज करने का एक ऑप्शन उसमें दे देते हैं। जबकि क्रेडिट सेल में कोई हायर वगैरह नहीं है, सीधा ही सेल है। हायर परचेज में परचेजर के पास जो ओनरशिप राइट होता है वो लास्ट पेमेंट देने के बाद होता है, जबकि क्रेडिट सेल में हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। क्रेडिट सेल में रिपोजिशन नहीं कर सकता। रिपोजिशन का मतलब होता है कि अगर जो सामान बेचा है उस सामान को वापस उठा कर लाना। ये हमारा हायर परचेज में तो पॉसिबल है, लेकिन क्रेडिट सेल में नहीं है, क्योंकि क्रेडिट सेल करते ही ओनर बन जाता है वो। हमारा सामान उसके पास रखा है तो भी हम उसे नहीं उठा सकते, क्योंकि ओनरशिप अब उसकी है। हम कोर्ट में जा सकते हैं। मेथड ऑफ पेमेंट, हायर परचेज सिस्टम में परचेज प्राइस की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है, जबकि क्रेडिट सेल में एक साथ पैसा लेते हैं हम, चाहे वो 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना बाद लेते हैं, लेकिन एक साथ पैसा लेते हैं। टाइम ऑफ पेमेंट, हायर परचेज में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है, जबकि क्रेडिट सेल में एक ही बार में पेमेंट होती है। इंटरेस्ट, हायर परचेज में इंटरेस्ट भी लिया जाता है, क्योंकि पेमेंट बहुत देर में धीरे धीरे हो रही है, लेकिन क्रेडिट सेल में जनरली इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। हाँ, अगर हमने 30 दिन का उधार दिया और वो दे रहा 50 दिन में, तो हो सकता है कि हम 20 दिन का इंटरेस्ट ले लें, वो भी मुश्किल हो जाता है लेना। लेकिन हायर परचेज में तो हम इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं। राइट ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, हायर परचेज में हायर परचेजर के पास ऐसा राइट नहीं है कि वो सामान खरीद सके, आगे बेच सकते हैं ये सामान, क्योंकि अभी तक वो लीगल ओनर नहीं है। जबकि क्रेडिट सेल में क्योंकि लीगल ओनर है, वो सामान आगे बेच सकता है। कुछ स्पेशल फीचर देखते हैं। हायर वेंडर केवल पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है अपने सामान का, क्योंकि हायर परचेजर के पास जैसे ही एग्रीमेंट बनेगा, गुड्स डिलीवर हो जाते हैं हायर परचेजर के पास, और प्रोवाइडेड हायर परचेजर एक एग्रीमेंट करता है कि वो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा। हायर परचेजर जनरली डाउन पेमेंट करता है। डाउन पेमेंट बोलते हैं कि जिस समय कोई एसेट खरीद रहे हैं उस समय कुछ पेमेंट करा जाए। जैसे मेरा एक कज़न है, चीकू है उसका नाम, वो आज ही कार खरीद कर लाया है, इको स्पोर्ट। ठीक है, अब वो इको स्पोर्ट 11 लाख रुपए की है, उसने 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और 8 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बन गया। तो 3 लाख रुपए जो आज ही पेमेंट करा, उसको क्या बोलते हैं हम? डाउन पेमेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मैं नई कार खरीदूंगा, 1 महीना यूज करूंगा और कहूंगा 1 महीने की इंस्टॉलमेंट देने के बाद बस भैया मैं पेमेंट नहीं कर रहा, अपनी गाड़ी उठा कर ले जाओ। तो नई कार 1 महीने के बाद अगर वो लेकर जाएगा वेंडर, तो उसे बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि शुरू में लॉस डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दी है, तो वो पैसा काफ़ी उसके पास चला गया है, जो डेप्रिसिएशन है उससे भी ज़्यादा। इसलिए हम डाउन पेमेंट के बाद बाउंड हो जाते हैं कि पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट भी दे दें। और अगर हमने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हो जाता है, और क्रेडिट स्कोर बुरा हो गया एक बार, तो हमें कहीं और से आगे फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उसको क्रेडिट स्कोर को भी मेंटेन करने के लिए, सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए टाइमली पेमेंट करनी पड़ती है। हर एक इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट वगैरह मिलाकर हायर चार्जेस भी दिया जाता है। उसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक स्कूटर है, स्कूटी है 60,000 की, ठीक है। अगर आज मैं पेमेंट करूंगा तो ये 60,000 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कैश प्राइस। लेकिन क्या मैं इंस्टॉलमेंट में भी 60,000 ही दूंगा? नहीं, इंस्टॉलमेंट में 60,000 से ज़्यादा पेमेंट होगी। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो इंटरेस्ट है, जिसे हायर चार्जेस बोलते हैं। तो कुछ डाउन पेमेंट होगी, मान लेते हैं डाउन पेमेंट है 20,000, और मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 12,000 इंटू 4,
48,000, टोटल 68,000। तो ये जो 68,000 है, इसे हम पता है क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। और जो हायर परचेज प्राइस 68 है और कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस कितना है? 60,000। तो 60,000 रुपये देना पड़ता है अगर आज हम पेमेंट करते हैं, लेकिन हमने पेमेंट कितना करा? 68,000। तो 8,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो क्या है? इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? हायर चार्जेस। तो हम जो हायर चार्जेस की पेमेंट करेंगे या फाइनेंशियल चार्जेस, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, और ये है 8,000। तो यहाँ पर लिखा है कि डाउन पेमेंट करेंगे, हर एक इंस्टॉलमेंट को हम हायर चार्जेस बोल देंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम हायर चार्जेस इसे ही बोल देंगे। ये हायर परचेज प्राइस है, तो यही हायर चार्जेस है, ये भी और ये भी। ठीक है, इसे हम इंटरेस्ट बोल देंगे या फाइनेंशियल चार्ज बोल देंगे, 8,000 रुपीज। तो जो हर एक इंस्टॉलमेंट है उसमें कुछ फाइनेंशियल चार्ज भी होता है और बाकी कैपिटल पेमेंट होती है। जैसे हमारा ये है, अब इस 12,000 रुपीज में कुछ कैश प्राइस होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा। जो कैश प्राइस है इसे कैपिटल अमाउंट बोलते हैं। द हायर परचेजर शुड बी गिवन पावर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द हायर गुड्स। हम हायर परचेज को हायर परचेजर से कहते हैं कि सारी इंस्टॉलमेंट की जब आप पेमेंट कर दोगे ना, तो उसके बाद में आप बड़े आराम से इस असेट को खरीद सकते हैं। ठीक है, हायर परचेजर के पास प्रॉपर्टी कब आएगी? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा। हायर परचेजर के पास राइट है कि वो कभी भी एग्रीमेंट तोड़कर खत्म कर सकता है और सामान वापस दे देगा, पैसा नहीं देगा बचा हुआ। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट इवन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, हायर वेंडर के पास राइट है कि वो अपना सामान वापस उठा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा लॉस हो जाता है परचेजर के लिए। अगर उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी तो ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाएगा। क्या डिफरेंस है हायर परचेज एग्रीमेंट में और इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट? इस चैप्टर का नाम क्या है? हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? तो सबसे पहले गवर्निंग की बात करें, हायर परचेज एक्ट 1972 है, जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट कवर होता है। ये एक तरीके से हायर परचेज एग्रीमेंट किराए का है, जबकि ये सेल का एग्रीमेंट है। आप इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट को जस्ट लाइक क्रेडिट सेल मान सकते हैं, बस फर्क ये है कि क्रेडिट सेल में लमसम पेमेंट एक साथ होती है, जबकि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है। इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है, लेकिन होता ही क्रेडिट सेल है, क्योंकि हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात करें तो टाइटल ऑफ गुड्स पास होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हायर परचेज सिस्टम में, जबकि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पर हायर परचेज एग्रीमेंट में हायर परचेजर चाहे तो सामान वापस कर सकता है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात करें तो सामान वापस नहीं हो सकता। सेलर का राइट हायर परचेज में रिपोजिशन का है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर जिसने सेल करा है, वेंडर है जो, वो सामान वापस नहीं उठा सकता, उसके पास ये राइट नहीं होता है। राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ हायर परचेज सिस्टम में अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आप उसे बेच नहीं सकते हो, आपको हायर वेंडर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट में वो जब चाहे बेच सकता है, उसे किसी से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वो ओनर है इसका। अगर कोई भी लॉस हुआ तो रिस्क किसका है? लॉस का। तो अगर कोई भी लॉस ऑफ रिस्क होता है तो हमें ध्यान रखना है कि हायर परचेजर के ओनरशिप तो है ही नहीं, तो अगर लॉस होगा तो हायर वेंडर का होगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो अब कोई भी लॉस हुआ, आग लग गई, चोरी हो गया या XYZ रीजन से माल को कोई भी नुकसान हुआ,
तो वो लॉस किसका होगा? हायर परचेजर, यहाँ इंस्टॉलमेंट परचेजर का हो जाएगा। नेम ऑफ पार्टी इसमें हायर परचेज एग्रीमेंट में हम क्या बोलते हैं? हायर परचेजर और हायर वेंडर, जबकि नॉर्मल इंस्टॉलमेंट पेमेंट में नॉर्मल नाम रखते हैं क्या? बायर और सेलर या परचेजर और वेंडर। रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप हायर परचेज सिस्टम में बेली एंड बेलर की है। बेली एंड बेलर का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक का सामान दूसरे के पास रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एक दूल्हे की शादी हो रही है और उसने शादी के लिए अपनी शेरवानी या सूट कोट पैंट वगैरह सिलाई करने के लिए दर्जी को दिया है, टेलर को दिया है। तो टेलर को जो उसने कपड़ा दिया वो मार्केट से खरीद कर लाया था, क्योंकि ससुराल वालों ने कहा था बेटा हमारी तरफ से एक सूट सिलवा लो। तो वो रेमंड की शॉप पर जाकर कपड़ा खरीदा और सिलने के लिए दे दिया। अब कपड़ा किसका है? दूल्हे राजा का है, लेकिन वो रखा किसके पास है? दर्जी के पास, टेलर के पास रखा है। अब अगर उस कपड़े में कोई नुकसान हुआ, रात को चूहा आया और चूहा उस कपड़े को खा गया, काट दिया, बीच बीच में से खराब कर दिया, अब दूल्हे राजा का सूट तो सिल नहीं पाएगा। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? टेलर। क्यों? क्योंकि ओनर कौन था? दूल्हे राजा ओनर है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बेली एंड बेलर का है कि एक इंसान अपना सामान दूसरे को दे रहा है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर बेली एंड बेलर का रिलेशनशिप होता है। बेलर वो जिसने सामान दिया, बेली वो जिसके पास सामान रखा हुआ है। ऐसी हायर परचेज एग्रीमेंट है, क्योंकि अभी तक हम ओनर तो बने नहीं लेकिन सामान हमारे पास है, तो ओनर कौन है? हायर वेंडर। तो हायर वेंडर और हायर परचेजर के बीच में बेली एंड बेलर का रिलेशनशिप है। लेकिन नॉर्मल इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डेटर और क्रेडिटर का है, क्योंकि वहां सामान बिक चुका है। कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस, तो कैश प्राइस के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? हायर चार्जेस, जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट के नाम से ही बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में भी वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट का अमाउंट लेता है।